राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों जो है आज हम जो हैं आपको 4-5 दिन से आपकी वीडियो नहीं आ पा रही थी और कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि थोड़ा समय का अभाव रहता है। क्लास के साथ साथ मुझे भी इस बार पढ़ना है, JRF लेना है और फेलोशिप लेनी है, तो आप भी उसी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब मैं आपको कंटिन्यू क्लास दूंगा और कुछ बेहतर ही दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छा हो, तो वही आपको दिया जाए। तो सबसे पहले चलते हैं। देखिए आपकी जो इस सेट में है PYQ के क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है आपके पहले DI आती है, गद्यांश आते हैं, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आते हैं और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में कराऊंगा। तो यहाँ जो है देखिए पहली तालिका दी है और ये 1 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 1 का पेपर है। तो चलिए सब तालिका के ऊपर चलते हैं। अभी जूम नहीं करते हैं, आपको ऐसे ही दिखाते हैं। आइए, तो यहाँ पे जोन और वर्ष दी हुई हैं। जोन KLMN AP हर एक में है, K में, L में, M में और N में। तो जो संख्या वो पूछे बस हम वही कॉलम देखेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सभी 6 वर्षों में मिलाकर जोन के से परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या और उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या में कितना अंतर बताना है। तो 6 वर्षों में मिलाकर जोन के में परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या आपने क्या किया, इन्होंने सभी वर्षों के प्लस कर दिए जो आपके लिखे हैं। देखिए 782, 804, 720, 750, 824 और 850 को प्लस कर दिया, तो 4730 आया। अब वो पूछ रहा है कि के जोन में उत्तीर्ण कितने हुए, उनको प्लस करना है। तो आपके उत्तीर्ण जो हुए हैं P प्रेजेंट वाले हैं, A एब्सेंट वाले, 360, 472 इनको प्लस कर दीजिए और A वालों को, एब्सेंट वालों को P से माइनस कर दीजिए। जो बचेगा वो आपका सही उत्तर होगा। तो बचा आपका 2090। तो यहाँ देखते हैं आपका सही उत्तर है D। देखिए तो बहुत आसान है करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2015 में सभी चारों जोनों से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? 528, 529, 530, 531। तो B जो है वो आपका सही उत्तर है, B हो जाएगा 529। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से, अब 2019 की बात कर रहा है तो 2019 ही देखिए टेबल में लास्ट वाला, किस जोन में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत न्यूनतम है। तो आपको किस जोन में, चारों जोन को देखना पड़ेगा और प्रेजेंट और एब्सेंट वालों को पहले चारों को निकालेंगे, फिर देखेंगे किसकी परसेंटेज कम है। तो टोटल और उसकी परसेंटेज, ठीक है, जो आंसर आया वो जब मिलाएंगे तब सही उत्तर आएगा। तो आपका जो है देखिए के का इन्होंने कर लिया, यहाँ पे सबकी परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपकी सबसे कम है वो है एल में। चलिए वर्ष 2017 में जोन के से, अब 2017 में और जोन के ही देखो बस, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का वर्ष 2018 के सापेक्ष अनुपात क्या है। तो 17, 18 और के वाला देखो, तो जो रेशियो है वो है आपका 5:7। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ 6 वर्षों में जोन M से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या उसी अवधि के दौरान जोन M में परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का करीब कितना प्रतिशत है? 56%, 58%, 60%, 64%। तो C जो है वो आपका सही उत्तर है, C आपका हो जाएगा 60%। और दोस्तों आपको ये चीज़ पता होगी कि आपका UGC के जो नया अपडेट आया है और यूपी पुलिस को लेके भी नया अपडेट आया है, तो ये मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, आपको मैं वो समझा दूंगा। अगर आपने नोटिस पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। उन शिक्षण युक्तियों की पहचान कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती हैं। सहकारी अधिगम, टीम शिक्षण, प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट, युग्म पेयर प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्यान, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्यान। तो आपको कोड बताने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके कोड जो होंगे मेरे साथ, सहकारी अधिगम होता है, प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट और आपका होगा तो युग्म पेयर प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्यान। तो C आपका सही उत्तर है। चलिए
दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। तो विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलत होती है एक रेखीय नीचे से ऊपर की ओर, अंतर क्रियात्मक क्रियाविंतकारी। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी आपका होगा क्रियाविंतकारी। देखिए, विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको PYQ करा रहा हूँ, इनको पढ़ने का सबसे बढ़िया लाभ ये है कि इनकी व्याख्या इसमें होती है। तो एक क्वेश्चन को करने के साथ साथ उस टॉपिक से सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। निम्नलिखित में से उन विशेषताओं को पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ी हैं। निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास, प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल, उद्दीपक सामग्री को लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना, समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण और सहभागितापूर्ण और सहयोगात्मक अभियानों पर बल दिया जाना। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। केवल बी, डी और ई, केवल ए, बी और सी, केवल बी, सी और डी, केवल सी, डी और ई। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है केवल बी, डी और ई। प्रवर्तमान चालू शिक्षण अधिगम सत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? संकलनात्मक, निर्माणात्मक, मानक संदर्भित और निष्कर्ष संदर्भित। तो आपका जो सही उत्तर है वो है निर्माणात्मक प्रक्रिया अपनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ आपके कथन वाले प्रश्न आ गए और एक अभिकथन तर्क वाले प्रश्न आते हैं। ये बहुत घुमाने वाले प्रश्न होते हैं और लगभग इसी में लोग गलती करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में ICT के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। कथन दो है, निर्माणात्मक आकलन शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों ये दोनों कथन सही हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो। इनके विकल्प हमेशा समान रहते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। प्रतिचयन प्रक्रिया को चिन्हित कीजिए जिसमें इकाइयों का चयन समान और स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए किया जाता है। अनुपातिक प्रतिचयन प्रक्रिया, स्तरित प्रतिचयन प्रक्रिया, विमात्मक प्रतिचयन प्रक्रिया, यादृच्छिक प्रतिचयन प्रक्रिया, व्यवस्थित प्रतिचयन प्रक्रिया। और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए, बी और सी, केवल बी, सी और डी, केवल सी, डी और ई, केवल बी, डी और ई। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, डी हो जाएगा केवल बी, डी और ई। तो आपके इसी प्रकार अगले आपको ये पता होगा दोस्तों, पेपर 1 में 50 प्रश्न आते हैं और आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको पेपर 1 के बारे में बताया, पेपर 2 के बारे में समझाया कैसे क्या रहता है। मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। कथन दो वो है, एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग ना तो संभव है और ना ही वांछनीय। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे निम्नांकित में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो आपका जो है दोस्तों कथन एक सही है, लेकिन कथन दो गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य निरंतर द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रित शोध पद्धति कहलाती है। कार्योत्तर पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, व्यष्टि अध्ययन पद्धति और प्रयोगात्मक पद्धति। तो दोस्तों वो कहलाती है प्रयोगात्मक पद्धति। मात्रात्मक शोध प्रतिमान की अभिलाक्षणिक विशेषताएं क्या हैं? यह प्राकल्पना निगमनात्मक है, यह प्राकृतिक परिवेश पर केंद्रित है, यह जनसंख्या अभिलक्षण के सामान्यीकरण को बल प्रदान करता है, यह लोगों की बड़ी संख्या में प्राप्त संख्यात्मक आंकड़ों पर बल देता है, साहित्य समीक्षा रखना गौड़ भूमिका निभाता है किंतु समस्या को न्याय संगत बनाता है। तो आपको सबसे दिक्कत होती है कि हमें उत्तर तो पता है लेकिन हम एक में कंफ्यूज हो गए और यहाँ पे आपको कोड मिलते हैं, आपको तीनों चारों बताने होते हैं। तो जो है आपका ए, सी और डी आपके सही उत्तर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में सामान्य क्रम क्या है? चरों की पहचान द्वारा संकल्पना बनाना, अनुभूत आवश्यकता जो समस्या उत्पन्न कर रही है, कठिनाई और समस्या प्रतिपादन को चिन्हित करना, प्रदत्त विश्लेषण और भाष्य, समुचित शोध उपकरणों के प्रयोग,
द्वारा प्रदत्त संग्रहण, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से। अब यहाँ पे आपको इन्हें क्रम में लगाना है, आपको सिलेक्ट करना है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से करें, नहीं तो इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर हम इसको ध्यान से नहीं करते हैं। चरों की पहचान द्वारा संकल्पना बनाना, अनुभूत आवश्यकता जो समस्या उत्पन्न कर रही है, कठिनाई और समस्या प्रतिपादन को चिन्हित करना, प्रदत्त विश्लेषण और भाष्य और समुचित शोध उपकरणों के प्रयोग द्वारा प्रदत्त संग्रहण। तो आपका जो है बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, BCAED। तो बी आपका एकदम सही उत्तर है। तो दोस्तों यहाँ आपके 15 प्रश्न इस वीडियो में मैंने करा दिए, बाकी के प्रश्न मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।